तो फ्रेंड्स, एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का नो रिजल्ट रहा। और ये कुछ ऐसा रिजल्ट था जो स्कोर इंडिया ने बनाया था कि दोनों ही टीमें शायद खुश होगी। बिल्कुल 50-50 मैच ये जाता अगर ये मैच आगे रहता। और मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा इस मैच की, और इंडिया वर्सेस नेपाल जो अगला मैच है उसकी भी बात करूंगा। बट उससे पहले जो आज मैच होना है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, मैं आपको उस मैच की अपनी प्रिडिक्शन भी देना चाहूंगा। इस मैच में हम देखें तो देखिए, वैसे बांग्लादेश अफगानिस्तान पे हमेशा भारी रही है और मैचेस बांग्लादेश ज्यादा जीती है। बट अब की बार मुझे अफगानिस्तान बेहतर टीम नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश का हम देखें कि थोड़े से इनके कुछ प्लेयर्स भी मिसिंग है, जबकि अफगानिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है और न्यूट्रल वेन्यू पे ये मैच है। तो बांग्लादेश में नहीं है जहां पर बांग्लादेश अब का अपर हैंड रहता है। और अफगानिस्तान ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन से इस एशिया कप में आ रही है, जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंटली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली। सो उससे ये वेल प्रिपेयर्ड है। तो कहीं पे मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश को ये मैच हराने वाली है। दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट दिस मैच। मैच कांटे का होगा, टक्कर का होगा, बट बांग्लादेश ये मैच नहीं जीत पाएगी, अफगानिस्तान ये मैच जीतेगी। दैट इज माय मैच प्रिडिक्शन अबाउट दिस मैच। और फिर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का भी देखें तो जैसे मैंने कहा कि जो ये स्कोर था तो इसमें बिल्कुल 50-50 रहता। आमतौर पे 266 का जो स्कोर रहता है तो चेस करने वाली टीम को हम फेवर करेंगे कि शायद उसका पलड़ा भारी रहेगा कि 266 एट प्रेजेंट जो जिस तरीके से ओडीआई फॉर्मेट है इतना ज्यादा स्कोर नहीं है। बट जैसे हमने देखा कि इंडिया के बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया पहले 10-12 ओवर्स में, जो बॉल इतना मूव कर रही थी, क्योंकि मेनली जो वहां पर वेदर कंडीशंस थी, बारिश हुई उस वजह से, तो वही प्रॉब्लम पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ती। और इंडिया का भी जो टॉप ऑर्डर बॉलिंग अटैक है, सिराज और बुमराह बॉलिंग अटैक ओपन करते, तो मैं श्योर हूं कि वो भी 2 विकेटें तो निकालते पाकिस्तान की और पाकिस्तान को प्रेशर में लाते। और इंडिया का जो स्पिन अटैक है उसमें भी कुलदीप यादव है। सो स्पिन अटैक भी इंडिया का पाकिस्तान से बेहतर है। सो ये मैच 50-50 रहता और दोनों ही टीमें खुश होगी। इस मैच के ऐसे अबंडेंट होने से पाकिस्तान तो अब सुपर 4 में पहुंच गई है, पर इंडिया के लिए नेपाल को हराना अब जरूरी है। गलती से अगर ये नेपाल वाला मैच भी अगर बारिश की भेंट चढ़ गया सो एक आउटसाइड चांस होगा नेट रन रेट से। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे वो मैच अगर रुकता है, कि क्या पता नेपाल ही आगे ना चले जाए। तो इंडिया चाहेगी कि वो मैच पूरा हो और इंडिया उसको जीते। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जो मुझे पता चला कि श्रीलंका बोर्ड जो था वो इन वेन्यूज पे मैच नहीं कराना चाहता था जहां पर अभी ये मैचेस हो रहे हैं इंडिया के, क्योंकि उनको था पता था कि यहाँ पर वेदर कंडीशंस इस तरीके से रहेगी, बारिश होगी। बट बीसीसीआई की इंसिस्टेंस थी, वो इन्हीं वेन्यूज पे चाहते थे जो वेन्यू श्रीलंका बोर्ड चूज कर रहा था। उनको पता था वहां बारिश नहीं होगी, तो वो उनको चूज नहीं करने दिए। बट एनीवेज हम मैच पे आए तो हमारा जो टॉप ऑर्डर तो फेल रहा, उसकी मैं बात करता हूं आपसे। पहले तो मैं अय्यर की बात करूंगा। अय्यर काफी अच्छी फ्लो में नजर आ रहा था और जितनी देर क्रीज पे रहा अच्छा टाइम कर रहा था, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा जा रहा था। बट कुछ लोगों का मैंने जैसे सुना, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि अय्यर वॉज अनलकी। देखिए, मैं अनलकी नहीं कहूंगा। अनलकी किस हिसाब से? अगर आपने शॉट अच्छे से मारी और फील्डर के हाथ में दे दी तो इसमें अनलकी क्या है? बॉल को सिर्फ आपने अच्छे से टाइम ही नहीं करना होता, उसको गैप में भी मारना होता है, तभी वो एक कंप्लीट शॉट बनती है। तो अगर आप गैप में ना मार पाए, उस साइड पे पूरा खाली था पीछे, तो या तो फील्डर के ऊपर से मारनी थी या थोड़ा इधर या उधर से मारनी थी। बट इस पे अय्यर का ध्यान नहीं था, वो सिर्फ उसको मार रहा था और फील्डर के हाथ में दे दी। तो इसमें कुछ अनलक्की वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा 1% या 2% में अनलकी की भी बात कहूं तो वो ये जरूर हो सकती है कि उससे पहले ही अय्यर का बैट टूट गया था, तो जो नया बैट मंगाया एकदम से ही शायद वो उस वक्त लकी साबित नहीं हुआ। उस वक्त शायद 2-4 बॉलें नई बैट से भी खेल लेनी चाहिए थी, तो कंसंट्रेशन बनी रहती। मे बी वहां पे थोड़ा सा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन रहा। बट अय्यर अच्छी फॉर्म में नजर आया। सो लेट्स होप कि वो अब इंजरी के बाद आया, नेपाल के खिलाफ अच्छा मार के दिखाए। और फिर हम गिल की अगर मैं बात करूं, देखिए गिल जिस तरीके से खेला इस मैच में और जिस तरीके से खेल रहा है वो पिछले 4-5 महीने में,
तो जो उसको लेके लगने लगा था कि ही इज ए प्रूवन प्लेयर, और आगे की हम बहुत सी बातें कर रहे थे कि बिल्कुल इमर्जिंग खिलाड़ी है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, उसको हैरी ब्रुक से कंपैरिजन में गिल को बेहतर बताया जा रहा था। बट गिल के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है कि क्या वो एक फ्लैट ट्रैक बुली तो नहीं है, क्या उसे भी एक सिर्फ एक इजी बॉलिंग अटैक चाहिए हो, फ्लैट कंडीशंस चाहिए हो, वो शायद तभी मार सकता है। क्योंकि जहां भी थोड़ा सा अगर बॉलर्स को मदद मिल रही है, पेस बॉलर्स को अच्छा बॉलिंग अटैक है, तो वो रन तो मार नहीं पा रहा है। सो उस पर इतना भरोसा दिखाया, धवन को बाहर किया गिल को लेके, और पीछे जायसवाल भी लाइन में लगा हुआ है। बट अभी क्या है कि इंडिया की मजबूरी भी हो गई है कि गिल को ही इन्हें बैक करना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप के बाद ही अब वर्ल्ड कप है। तो आप अब फिर से जिस पे आपने दाव लगाया हुआ है पिछले 2 सालों से, उसको आप बाहर करके, अब गिल ही और रोहित यही हमारा नंबर 1 ओपनिंग प्लेयर है, तो गिल पे हमें भरोसा दिखाना पड़ेगा। बट गिल ने जिस तरीके से खेल दिखाया, इतना डिफेंसिव होके, डर के, और फिर वो आउट भी हो गया, डिसअपॉइंट किया, क्वेश्चन मार्क हो गया है गिल पे। और यहां पर कोहली एंड रोहित की अगर मैं बात करूं, तो कोहली का तो देखिए ये एक फ्रीक डिसमिसल था। जो बॉल थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि आउट होने वाली, कोई इतनी बाहर कट नहीं हुई, अंदर भी कट नहीं हुई, सीधी जा रही थी, बट इनसाइड एज लग गया। तो आमतौर पे तो कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मारता है, बट इस बार नहीं मार पाया। सो इट वॉज जस्ट ए वन ऑफ डिसमिसल। मुझे लगता है कोहली अच्छा करेगा। और जहां तक रोहित की बात है, देखिए रोहित को मैं दोष नहीं दूंगा, वो जो बॉल थी शाहीन अफरीदी की, वो वाकई बहुत बढ़िया थी, पेस के साथ इतना सही जगह उसका टप्पा पड़ा, और इस तरीके से वो अंदर की तरफ कट हुई कि कोई भी बैट्समैन होता आउट हो जाता है, चाहे विराट कोहली होता, गिल होता, या कोई भी और इंडिया के अलावा भी बैट्समैन होता, तो मेरे ख्याल से 10 में से 9 बैट्समैन उस बॉल पे आउट हो जाते। सो बॉल बहुत बढ़िया थी वो, तो इसमें मैं रोहित को दोष नहीं दूंगा। पर अब हम हमारे इस मैच के जो 2 हीरो रहे उनकी बात करते हैं, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। ईशान किशन, ये मेरे को सही लगा कि इनको किशन को इन्होंने टीम मैनेजमेंट ने 5वें नंबर पे खिलाया, एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। और 5वें नंबर पे खिला के ईशान ने जो रन मारे हैं, तो टीम की उलझन सॉल्व नहीं की, मेरे अकॉर्डिंग तो उलझन और बढ़ा दिए। अभी आप देखें कि जब राहुल अब ठीक हो जाएगा नेपाल के मैच के बाद, तो जो वो टीम मैनेजमेंट का फेवरेट भी रहता है, और वैसे राहुल की ओडीआई फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। कई लोग बिना बात के राहुल को ट्रोल करते हैं, बट जहां पे वो अच्छा है वहां पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। टेस्ट मैचेस में उसकी बिलो एवरेज रही है, T20 में पहले उसने अच्छे रन मारे, बट बाद में वो पिछले 1 साल से थोड़ा ढीला पड़ा हुआ था। बट ओडीआई में तो पहले भी जो सीरीज रही उसने अच्छे मारे हैं। बट यहाँ पे अब किशन ने भी मार दिए, और संजू सैमसन को भी जो खिलाया गया था पहले, तब भी उसने भी मिडिल ऑर्डर में मारे थे, तो कंफ्यूजन बढ़ गई है अब ये तो। और ईशान ने हालांकि बढ़िया रन मारे, बढ़िया उसने टिक के खेला, मेरे को ईशान पे थोड़ा सा कम भरोसा था। पर मेरे को उस पे था कि वो ना स्ट्राइक कई बार रोटेट नहीं कर पाता, पर यहाँ पर वो सीख के आया है, मे बी पहले से उसने माइंड सेट किया है, इस पे वर्क किया है, और वो बॉक डाउन नहीं हुआ, उसने स्ट्राइक अच्छे से रोटेट की। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़ी शॉट्स पे डिपेंडेंट था। तो उसने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, गेम को आगे चलाया, कुछ अच्छे चौके मारे, एक बढ़िया छक्का भी मारा, स्ट्राइक रोटेट की, और अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखा। सो ये उसकी काबिल तारीफ बात थी। प्रेशर गेम था पाकिस्तान के खिलाफ, 3 विकेटें गिर गई थी, बट फिर भी वो प्रेशर में नजर नहीं आया। बट एक बात का किशन को फायदा भी मिला कि जो पहले 10-12 ओवर्स थे वो ज्यादा डिफिकल्ट थे, तो जब किशन आया तो बाबर ने भी ये गलती की कि लगातार 20 ओवर जो है स्पिनर से फिकवा दिए। तो ये बाबर की डिफेंसिव और बैड कैप्टनसी भी थी। तो उसके भी दिमाग में था कि मेरे पास 3 ही फ्रंट लाइन पेसर्स है, तो अगर मैं स्पिनर से अभी काम करवाऊंगा तो बाद में करवाने पड़ेंगे फिर स्पिनर से, वो 40th ओवर या 40 ओवर के बाद भी। तो उसको डर था कि तब उनकी ठुकाई हो जाएगी। तो एक डिफेंसिव सोच है। अगर एक एंड से पेसर्स अच्छा कर रहे थे और स्ट्रगल कर रही थी इंडियन लाइनअप, बॉल भी काफी हरकत कर रही थी, तो एक एंड से पेसर से 3-4 ओवर और चुकाने चाहिए थे, दूसरे एंड से एक स्पिनर। तो मे बी तब किशन और पांड्या के लिए दिक्कत हो सकती थी, क्या पता तब एक विकेट और गिर जाती, इंडिया और प्रेशर में आ जाता। तो
खैर किशन ने बढ़िया खेला, वेल प्लेड किशन। और परेशानी यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ाई है इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए। ये आपको आगे पता चलेगा जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा। और हम पांड्या की बात करें तो पांड्या ने भी बढ़िया खेल के दिखाया, और मैं पांड्या के लिए भी पहले कह रहा था कि वो पिछले 2 सालों से कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहा था बैट के साथ। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पांड्या बैटिंग से स्ट्रगल कर रहा था तो वो T20 फॉर्मेट में था। हम देखें कि पहले पांड्या जो है तेज भी आके खेल लेता था और टिक्के भी खेलता था, बट उसको अब ओवर्स चाहिए, जहां पर उसको 20-25 ओवर्स अगर मिल जाए तो फिर वो थोड़ा सा उसमें स्टेडी होके खेल सकता है और लंबा फिर खेल सकता है। तो यहाँ उसको वो मौका मिल गया। बट मेरे को अभी भी इस बात पे डाउट है कि उसको एकदम से आके जब केम्यू इनिंग्स खेलनी हो, कि मान लीजिए वो आखिरी 7-8 ओवर में आ रहा है, उसको क्विक फायर 25-30 रन मार के दिखाने, तो वहां पर मुझे उसके शायद में भी रिफ्लेक्सेस या कहीं पे कुछ लग रहा है कि कुछ दिक्कत है। बट यहां पर उसके पास काफी वक्त था और अच्छा खेल दिखाया। और पांड्या का ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ पांड्या अच्छा खेलता ही है। ये पहले भी देखा है कि शायद वो जोश में होता है कि मुझे पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल के दिखाना है, और यहां पर भी अच्छा खेल के दिखाया बढ़िया। इसने भी 85 रन के आसपास मारे, किशन के भी यही थे, और दोनों ने इंडिया की इज्जत बचा ली। वरना एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया कहीं 200 पे ऑल आउट ना हो जाए। बट इन दोनों की वजह से एक कंपेटिटिव स्कोर बना जिसमें कि गेम 50-50 हो गया था, कंसिडरिंग जो वेदर कंडीशन थी, फिर बारिश भी हुई, तो मैच आगे होता अगर, सो पाकिस्तान की भी 2-3 विकेटें जल्दी निकालते हमारे बॉलर्स। बट अब यहां पर एक तो ये है कि अगर ये मैच होता, हम देखें तो अगर इंडिया ने शामी को खिलाया होता इन प्लेस ऑफ शार्दुल, फिर तो मैं एक बारी को इंडिया को भी ज्यादा चांस दे देता, क्योंकि हमारे 3 बेस्ट जो पेसर्स थे वो होते, साथ में फिर कुलदीप यादव भी आता, तो वो जो प्रेशर बनता है, अगर आप थोड़ा सा 20-25 रन कम भी मार दे पर आपके अगर सारे बढ़िया बॉलर्स खेल रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 250 का टारगेट भी डिफेंड कर सकते हैं। बट जो इन्होंने ठाकुर को खिलाया, अब ठाकुर बैटिंग से तो वो चला नहीं, तो मेन तो बैटिंग की वजह से ही खिलाया था। अदरवाइज 1-on-1 देखे तो शामी इज ऑफ कोर्स ए बेटर बॉलर। तो अब ये देखना होगा क्या नेपाल के खिलाफ भी अब इंडिया कोई टीम में चेंज करती है कि नहीं, या सेम टीम से जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए इंडिया को सीरियसली लेना चाहिए नेपाल का मैच। ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि जी नेपाल को तो हम हरा ही देंगे, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, ग्राउंडेड होके चले और अपनी बेस्ट टीम ही खिलाए। सो जो इनका बैटिंग ऑर्डर है, मुझे बैटिंग में तो कोई चेंज होता नजर नहीं आ रहा है। बैटिंग लाइनअप भी सेम रहेगी, बैटिंग ऑर्डर भी सेम रहेगा। बट जो एक चेंज है मे बी बॉलिंग लाइनअप में, मैं देखना चाहूंगा कि ये मोहम्मद शामी को खिलाए इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। क्योंकि हम देखें कि जो नंबर 8 की पोजीशन है, तो आपको ऐसे नहीं कोई बैट्समैन चाहिए या ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर जिसने आगे 50 रन मारने हो। एक केमियो इनिंग्स चाहिए होती है 8वें नंबर पे कि 20-25 रन वो मार सके, तेजी से मार सके। तो हम देखें पाकिस्तान के मैच में भी बुमराह ने बाद में कुछ अच्छा खेल करके दिखाया। सो ऐसे ही थोड़ा हमारे लोअर ऑर्डर्स को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। शामी भी वो काम कर सकता है, थोड़ा सा आप उससे प्रैक्टिस कराए कि जी आके वो क्विक फायर 15-20 रन मार सके, ऐसी बुमराह भी मार सके। और कुलदीप भी बैटिंग तो कर लेता है, बट ये है कि वो पावर हिटर नहीं है, बट थोड़ा सा वो स्टेडी होके बैटिंग कर लेता है। तो उससे क्या है कि अगर शामी और बुमराह मिलके थोड़ा सा बैटिंग में वनडे फॉर्मेट के हिसाब से भी इंप्रूव करे, टेस्ट में तो ये मार देते हैं, पर ओडीआई के हिसाब से भी इंप्रूव करे, तो हम फिर अफोर्ड कर सकते हैं कि तीनों अपने फ्रंट लाइन पेसर्स खिलाए, शामी, बुमराह, सिराज, साथ में कुलदीप भी हो। और फिर 5वें पे हमारा 5वां बॉलर जडेजा है, और थोड़ा बहुत जो 6th बॉलर हार्दिक पांड्या भी। तो वो उससे हमारा बॉलिंग अटैक स्ट्रांग रहेगा और टूर्नामेंट जैसे आगे बढ़ेगा तो वो बेटर रहेगा। बट लेट्स सी, नेपाल के खिलाफ इंडिया कोई चेंज करती है, जो मैं चाह रहा हूं कि नहीं करती, बट मैच तो इंडिया ही जीतेगी। अनलेस की बारिश की वजह से ये ड्रॉ हो जाए, तो मैच प्रिडिक्शन तो मेरी इंडिया के फेवर में ही है। सो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे रहता है। आज का भी जो मैच है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, जो मैंने अंदाजा लगाया है क्या वैसे ही रहता है, क्या अफगानिस्तान जीतती है, और फिर इंडिया वर्सेस नेपाल मैच में उसके बाद क्या रहता है, इंडिया सुपर 4 में पहुंचनी चाहिए। अगर बाई चांस कुछ आउटसाइड चांस बारिश की वजह से गड़बड़ हो जाए तो बात अलग है।
तो फ्रेंड्स आपसे बाद में बात करता हूं, फिर ये दोनों मैचेस हो जाए फिर उसके बाद आपसे फिर से बात करेंगे।